बेटा आरती, ये है तेरी सबसे बड़ी जेठानी पायल, ये दूसरी वाली दामिनी और ये तीसरी है। इसका नाम त्रिशा है और चौथी अब तू आ गई। बेटी, आज से यही तेरी दुख सुख की साथी है, यही तेरा भरा पूरा परिवार है। जी माँ जी। तुझे पता है बेटी, हम सबकी ताकत यही है कि हम सब एक हैं। इस पूरे मोहल्ले में सबसे बड़ा परिवार हमारा ही है। मैं, तेरे ससुर जी, तेरे 3 जेठ, उनकी पत्नियां और कुल मिलाकर 7 बच्चे। बस तेरी कमी थी, अब हमारा परिवार पूरा हो गया। हाँ सही कहा माँ जी। वैसे आरती के आने से सबसे ज्यादा खुशी तो त्रिशा को ही हो रही है। अरे हम दोनों के पास तो हुक्म चलाने के लिए देवरानी थी, पर बेचारी त्रिशा अब तक सबसे छोटी थी, लेकिन अब आरती के आने से वो भी तो जेठानी बन गई। सही कहा भाभी, मुझे तो आज से बड़ी बहू होने का एहसास होने लगा। ये कहानी है कमला और उसके बड़े से परिवार की। कमला एक छोटे से शहर में अपने पति हरिलाल के साथ रहती थी। उसके 4 बेटे थे और उनकी 4 पत्नियां। सबसे छोटी बहू आरती के आने से कमला और हरिलाल का परिवार अब पूरा हो गया था। और फिर एक सुबह, अच्छा भाभी, ये सुबह का नाश्ता कौन बनाता है? मैं और त्रिशा मिलकर बना लेते हैं। तब तक माँ जी और दामिनी दोपहर के खाने की तैयारी में लग जाते हैं और फिर मैं और त्रिशा रात के खाने की तैयारी करने लगते हैं। फिर तो सारा दिन थक जाती होंगी आप सब। अरे पूछो मत, पूरा दिन कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। चलिए, आज मैं आपके साथ नाश्ता तैयार करूंगी और रात का खाना भी। ठीक है, तो मैं त्रिशा को झाड़ू पोछे और बर्तन के लिए बोल देती हूँ। घर में सभी बहुओं का काम बटा हुआ था। धीरे धीरे आरती भी उनके साथ रम गई। और फिर एक सुबह, अच्छा आरती, एक काम करो तो जरा मेरे लल्ला को नहला दो, मुझे थोड़ा काम है। ठीक है भाभी। आरती ने जैसे ही त्रिशा के बेटे को नहलाया तभी उसके पास पायल आ गई। आरती, जरा ये मटर छिल दो, शाम को आलू मटर बनेंगे। ठीक है भाभी। पायल आरती को 2 किलो मटर देकर चली गई। थकी हारी आरती मटर छिलने लगी। जैसे ही मटर छिली तभी उसकी सास कमला ने उसे आवाज लगाई, आरती, जरा यहां आना बेटी। जी माँ जी। मेरे बाल बड़े रूखे हो रहे हैं, जरा चंपी तो कर दे बेटी। ठीक है माँ जी। आधा घंटे तक कमला की चंपी करने के बाद बेचारी आरती को खुद ही नींद आने लगी। उसका मन कर रहा था कि वो बस अपने कमरे में जाकर सो जाए, लेकिन तभी फिर से उसकी जेठानी त्रिशा उसके पास आ गई। चलो आरती, खाने का टाइम हो रहा है। एक काम करो, मैं सब्जी बना देती हूँ, तब तक तुम रोटियां सेक लो। सब मिलाकर 60-65 रोटियां काफी होंगी। ठीक है। त्रिशा इतना कहकर रसोई में चली गई और आरती ने अपना माथा पीट लिया। उस दिन आरती ने पूरी 65 रोटियां बनाई। वो थक कर चूर हो चुकी थी, लेकिन ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी। अब तो आरती की यही जिंदगी थी। ऐसे ही कई महीने बीत गए। फिर एक शाम जब आरती का पति अंकित काम से लौट कर आया तो उसने बड़े प्यार से आरती से पूछा, कैसी हो मैडम? हालत खराब है मेरी तो, यहाँ तो काम से ही फुर्सत नहीं मिलती। पूरा बदन टूट रहा है दर्द के मारे। जी कर रहा है कहीं आराम से बैठ जाऊं 2-3 घंटे के लिए। तो चलो पिक्चर देखने चलते हैं, तुम्हें रेस्ट भी मिल जाएगा और हमें क्वालिटी टाइम भी मिल जाएगा। पिक्चर जाने की बात सुनकर आरती बड़ी खुश हुई और वो झट से तैयार होकर आ गई। लेकिन जैसे ही वो अंकित के साथ घर से निकलने लगी तभी उसकी जेठानी पायल उसके पास आई। आरती, वो दामिनी की तबीयत ठीक नहीं है तो मेरे साथ तुम्हें रोटियां सिखवानी पड़ेंगी। ये सुनते ही आरती के तन बदन में आग लग गई। फिर अगले दिन उसने अपनी सास कमला से साफ साफ बात करने का फैसला कर लिया। माँ जी, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे अलग रहना है। लेकिन बेटी, मेरी बात तो सुन एक बार। नहीं माँ जी, मुझे कुछ नहीं सुनना, बस मैं फैसला कर चुकी हूँ। और फिर वो अंकित के साथ पास ही के दूसरे मोहल्ले में रहने चली गई। वहां किराए का कमरा लेकर दोनों पति पत्नी रहने लगे। पहले तो सब कुछ अच्छा चला, लेकिन फिर एक दिन, सुनिए, मुझे 500 रुपए दे दीजिए, सब्जी लानी है। अरे पर अभी तो तुमको 3000 रुपए दिए थे। हाँ तो वो तो राशन के लिए थे ना। देखो आरती, मेरी तनख्वाह बस 14,000 है। उसमें कमरे का किराया, मोटरसाइकिल का पेट्रोल, बिजली का बिल, ये सब देने के बाद बचता ही क्या है? तो तुम जरा खर्चे कम करो, समझी? अरे पर मैंने किसी गलत चीज के लिए थोड़ी मांगे हैं पैसे। हाँ, लेकिन अलग अलग रहने की जिद तो तुम्हारी थी ना। पहले मेरी तनख्वाह कभी कम नहीं पड़ती थी, उल्टा मैं हर महीने 2-3 हजार बचा ही लेता था। लेकिन जब से हम यहाँ आकर रहने लगे तब से कर्जा ही चढ़ता जा रहा है मुझ पर। उस दिन अंकित और आरती में खूब लड़ाई हुई और उसके बाद तो ये झगड़ा रोज का ही हो गया। आरती अब बहुत दुखी रहने लगी। उसे रह रहकर अपने ससुराल की याद आने लगी थी, क्योंकि वो समझ गई थी कि अलग होकर उसने अपना ही नुकसान किया है। लेकिन अपने ससुराल वालों का सामना करने की हिम्मत उसमें नहीं थी।
फिर एक शाम, भाभी कोई बात नहीं, चुप हो जाओ आरती। ओए, इतनी बड़ी होकर रो रही है, चुप हो जा, चल हम तुझे लेने आए हैं। भाभी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, अब चल हम तेरा सामान समेटने में मदद करते हैं। इसके बाद आरती अपनी जेठानियों के साथ अपने ससुराल वापस आ गई। माची एक बात पूछूं, आपको कैसे पता लगा कि मैं वहां परेशान हो गई थी? अरे तेरी गलती नहीं है, अभी तू नई है ना, तूने तो फिर भी 4 महीने खींच लिए। ये दामिनी, ये तो पहले महीने के बाद ही गुस्से में चली गई थी अलग रहने। 2.5 महीने में ही वापस आ गई। बेटी, परिवार से अलग ना तो कभी कोई खुश रहा है और ना कभी रह पाएगा, समझी मेरी झांसी की रानी। और इस तरह एक बार फिर हरिलाल और कमला के परिवार में खुशियां लौट आई थीं। सुधा और ब्रिजेश सोनपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहते थे। ब्रिजेश गांव भर में घूम घूम कर लोगों के घर काम करके अपनी रोजी रोटी चलाता था, जिससे उसकी आमदनी कुछ खास नहीं होती थी। लेकिन अब पिछले कई दिनों से ब्रिजेश को कभी कभार ही काम मिल पाता था, जिससे उनके घर पैसों की और भी तंगी होने लगी। ऐसे ही एक रोज सुधा ब्रिजेश से, सुनिए जी, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है और मेरे पास जो थोड़ी बहुत बचत थी वो भी खत्म हो चुकी है। अब आप कहीं से पैसे ले आइए ताकि हम थोड़ा राशन ला सके। तुम तो जानती हो ना सुधा, आजकल काम मिलना कितना मुश्किल हो गया है, कभी कभार ही काम मिल पाता है अब तो बस। आप परेशान क्यों होते हो जी? बस ऐसा सोचिए कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है, देखना एक दिन वो सब ठीक कर देगा। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो सुधा। अच्छा, मैं कुछ काम ढूंढने के लिए जाता हूँ। ब्रिजेश बाहर जा ही रहा होता है कि तभी एक बड़ी सी कार उनके दरवाजे के सामने आकर रुकती है, जिसमें से एक औरत हाथ में साल भर का बच्चा लिए अपने पति के साथ कार से उतरती है। कार की आवाज से सुधा भी बाहर आ जाती है। सुधा देखती है तो सामने उसकी बड़ी बहन निहारिका खड़ी होती है। निहारिका दीदी, आप यहाँ? सब ठीक तो है ना? नहीं सुधा, कुछ भी ठीक नहीं है। दरअसल मुन्ने की तबीयत पिछले 1 महीने से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा लिया, लेकिन सबका एक ही कहना है कि वंश को कुछ दिन के लिए गांव के खुले वातावरण और ताजी हवा में रखना होगा, तभी ये पूरी तरह ठीक हो पाएगा। हाँ सुधा, और हमारे सभी रिश्तेदारों में एक तुम ही हो जो गांव में रहती हो, इसीलिए हमें सीधा तुम्हारा ख्याल आया। अगर हम कुछ दिन मुन्ने के साथ यहीं पर रहें तो तुम्हें इससे कोई आपत्ति तो नहीं होगी ना? नहीं दीदी जीजा जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। अरे ये भी तो आपका ही घर है। हाँ भाई साहब, जब तक मुन्ना पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता तब तक आप हमारे साथ ही रहिए। देखिए, मैंने आपसे कहा था ना, सुधा और ब्रिजेश को हमारे आने से कोई परेशानी नहीं होगी। आप तो खामखा ही परेशान हो रहे थे। सुधा उन्हें घर के अंदर ले जाती है, फिर पड़ोस में से चीनी और थोड़ा दूध मांग कर लाती है और उनके लिए चाय बनाती है। फिर ब्रिजेश से गांव के जमींदार से कुछ पैसे उधार लेकर राशन लाने के लिए कहती है। ब्रिजेश ज्यादा ब्याज पर जमींदार से कुछ पैसे उधार ले आता है, फिर उनसे राशन ले आता है। सुधा सबके लिए खाना बनाती है, फिर अपनी दीदी और जीजा को पेट भर खाने के लिए देती है, जबकि खुद दोनों पति पत्नी आधा पेट ही खाते हैं ताकि राशन ज्यादा दिन तक चल सके। फिर आधी रात होते ही मुन्ना जोर जोर से रोने लगता है। चुप हो जा मुन्ना, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। ओफो निहारिका, क्या हुआ? मुन्ना इतना रो क्यों रहा है? लगता है इसे दूध पीना है। वो क्या है ना, इसे दूध पीकर सोने की आदत है। हाँ, बच्चों के लिए दूध तो बहुत जरूरी है। सुधा, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था ना। अरे इसमें सुधा की कोई गलती नहीं है, मुझे लगा था कि इसका पेट भर गया है। खैर सुधा, जरा मुन्ना के लिए दूध ले आना। लेकिन दूध तो घर में नहीं है दीदी, शाम को चाय बनाई थी उसी में खत्म हो गया था। कोई बात नहीं, मैं इसे लोरी गाकर ही सुला देती हूँ। नहीं नहीं, मुन्ना भूखा नहीं सोएगा, मैं अभी दुकान से लेकर आता हूँ। ब्रिजेश जल्दी से बाहर जाता है और दूध लाकर सुधा को देता है, जिसके बाद सुधा वो दूध गर्म करके मुन्ना को पीने को देती है। ऐसे ही एक रोज तेज बारिश हो रही होती है, जिसे देख आयुष कहता है, वाह, आज तो गर्मा गर्म चिकन बिरयानी खाने का जी कर रहा है। अभी मैं शहर में होता तो अपने कुक को कहता वो जल्दी से बना कर ले आता। जीजा जी, आप परेशान मत होइए, आपका कुक तो नहीं लेकिन ये साली है ना,
मैं बना देती हूँ। सुधा रसोई में जाती है तो वहां तेल और मसाले नहीं होते। फिर वो ब्रिजेश से कहती है। ब्रिजेश जमींदार से कुछ पैसे और उधार ले आता है और जल्दी से चिकन और सामान लेकर घर आता है। फिर सुधा चिकन बिरयानी बनाकर सबको खाने के लिए देती है। 3 दिन बाद वो जमींदार उनके घर पहुंच जाता है। क्यों रे ब्रिजेश, पैसे लेने तो तू हर हफ्ते आ जाता है, लेकिन लौटाने के नाम पर तेरी शक्ल नहीं दिखती है? जमींदार साहब, मैंने कहा तो था आपको, आपके पैसे लौटा दूंगा। फिर यूं घर पर आए मेहमानों के सामने तमाशा करने की क्या जरूरत है? अच्छा, अपने मेहमानों को कर्जे पे लिए हुए पैसों से जब तू खाना खिला रहा है, मुर्गियां खिला रहा है, तब तेरी इज्जत कम ना होती? चलो रे, इसका सामान उठाकर बाहर फेंको। तभी आयुष कहता है। ठहरो, कितने पैसे हैं तुम्हारे? 20,000। लो, ये लो 30,000, और आज के बाद यहां दिखने भी नहीं चाहिए, समझे? जमींदार पैसे लेकर वहां से चला जाता है। फिर आयुष ब्रिजेश से कहता है। ये क्या है सुधा? ब्रिजेश, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और तुमने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा? हाँ सुधा, क्या मैं तुम्हारी बहन नहीं? तुमने भी मुझे कुछ नहीं बताया और सारी परेशानी अकेले ही झेलती रही। दीदी, जीजा जी, आप यहाँ 4 दिन के मेहमान थे। हम आपको यूं ही परेशान नहीं करना चाहते थे। दरअसल इनकी कोई नौकरी नहीं है, कभी कभार मजदूरी का काम मिलता है तो कभी नहीं, इसलिए हमें बुरे दिन काटने पड़ रहे हैं। लेकिन अब और नहीं सुधा। ब्रिजेश, मैं इस गांव में एक होटल खोलना चाहता हूं ताकि बाहर से टूरिस्ट आए और इस गांव की सुंदरता को पहचान सकें, और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे उस होटल में मैनेजर की नौकरी करो। महीने के 50,000 तनख्वाह दूंगा। बोलो मंजूर है? ये सुनकर सुधा और ब्रिजेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। निहारिका ने सुधा को गले लगा लिया। कुछ ही महीनों में उस गांव में होटल बनकर तैयार हो गया, जहां दूर दूर से टूरिस्ट आने लगे और उनकी खूब कमाई होने लगी। अब ब्रिजेश और सुधा ने भी अपना एक बड़ा पक्का घर बनवा लिया। अब उनकी जिंदगी के सारे दुख दूर हो गए और वो खुशी खुशी रहने लगे।